हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था। अभी तक हमने पर्टिकुलरली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। ठीक है, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बात करता है इनर्शिया के बारे में। ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ एक टॉपिक है जो मास और इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है, मास एंड इनर्शिया को लेकर हम बात करेंगे, थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे मास और इनर्शिया एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं चीजें। ठीक है, ओके। अब हम मास देखते हैं। मास क्या है? मास, व्हाट इज मास? डिफाइंड मास का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी, मास इज अ क्वांटिटी प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट इन अ बॉडी। ये होता है मास। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट, लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। चीजें क्लियर है? ओके। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया हम बात कर रहे थे। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है पर्टिकुलरली एक क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम इनर्शिया कहते हैं। क्वालिटी मतलब किस तरीके की क्वालिटी? जो रेस्ट कंडीशन या फिर हमें मोशन कंडीशन के बारे में बताती हो। ठीक है, डिस्क्राइब करती हो कि पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ये जो पर्टिकुलरली क्वालिटी बताती है, इस क्वालिटी को हम इनर्शिया कहते हैं। ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, ओके। तो अब हम मास और इनर्शिया के टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मास और इनर्शिया कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या फिर इन दोनों का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके थ्योरी पे। ओके, एक प्लास्टिक चेयर है। मान लेते हैं एक प्लास्टिक चेयर है, एक प्लास्टिक चेयर और एक सोफा चेयर, सोफा चेयर। अगर मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलरली दो पर्टिकुलर चेयर्स है, इनको आपको मूव करना है। ठीक है, एक प्लेस से दो प्लेस, दूसरे प्लेस पे अगर आपको मूव करना है, तो कौन सा इजी टू इजी, कौन सा इजी रहेगा मूव करने में? सिंपल से बताए, प्लास्टिक चेयर। और सोफा चेयर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक चेयर। रीजन क्या रहेगा? रीजन हम सबसे पहले रीजन क्या देंगे? रीजन हमारा पता है सर, यहाँ पे इसका जो मास है या फिर वेट है वो बहुत, मास कैसा है? मास इज नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है। और वही सोफा का अगर हम मास कंसीडर करेंगे तो इसका मास कैसा है? इसका मास ज़्यादा है। ये चीज़ें हमें पता है। ठीक है सर, अब मास ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका वेट ज़्यादा है। मास या फिर हम वेट कह सकते हैं, इसका मास या फिर हम वेट कह सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, वैसे हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब इसका मास ज़्यादा है तो इसको जो मूव करने में जो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड कैसे रहेगा? फोर्स रिक्वायर्ड विल बी लेस। चीजें क्लियर है? ओके। अब फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा, कम क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज इसका मास कम है। मतलब आप इजीली इसको रेस्ट कंडीशन से मोशन कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका रेस्ट कंडीशन से इसको मोशन कंडीशन में कन्वर्ट करने की अगर बात करता हूँ, तो ये कैसे मूव होगा? ये इजीली मूवेबल है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ रेस्ट कंडीशन टू मोशन कंडीशन में, अगर मुझे इसको मूव करना है तो ये कैसा रहेगा? समवॉट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू प्लास्टिक चेयर, है ना? डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइट इन वेट, मोर इन वेट। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसी टर्मोलॉजी को, जैसे रेस्ट मोशन, रेस्ट मोशन अगर मैं इनर्शिया में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये जो कंसेप्ट है रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर इसी को मैं इनर्शिया के टर्म से बात कर रहा हूँ तो कैसा हो जाएगा? मतलब इसका तो क्या हो डायरेक्टली, इसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज लेस, एज वेल एज यहाँ पे क्या है? इनर्शिया इज मोर। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज एन टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट इन अ स्टेबल फॉर्म, इधर इन अ रेस्ट और इधर इन अ मोशन कंडीशन। ठीक है, यही हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया इज एन क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट या फिर मोशन में रखता है। ठीक है, तो ये हो गया रेस्ट। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पर प्लास्टिक चेयर को मूव करने में इजीली मूवेबल है और इसकी इनर्शिया बहुत कम है, मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में कंडीशन रखने की जो क्वालिटी है वो बहुत कम है, वो इजीली मूव कर सकती है। वही अगर मैं बात करता हूँ सोफा चेयर की,
इसमें इनर्शिया ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे जो इनर्शिया पर्टिकुलरली हम फोर्स कह सकते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक चेयर। इसका मतलब हमने कंक्लूजन क्या बताया, इसका मास कम होता है, इसका मास कम होता है, उसका इनर्शिया भी कैसा होता है, इनर्शिया भी कम होता है। अगर जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी हमेशा ज़्यादा होता है, दैट इज मोर। ठीक है, तो ये होता है पर्टिकुलर क्वालिटी। चीज़ें क्लियर है? ये होती है मास और इनर्शिया के बीच में टर्मोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, यही हमने पढ़ा था, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास स्मॉलर विल बी द इनर्शिया। ये होती है इनर्शिया और मास के टर्म्स में पर्टिकुलरली कंपैरिजन। ठीक है, इसका और एक चीज एग्जांपल बता दें, इफ इट इज डिफिकल्ट टू सेट अ लोडेड ट्रॉली इन मोशन देन एन अनलोडेड ट्रॉली। ठीक है, अगर हम ट्रॉली के बारे में बात करें, ट्रॉली हमें पुश करनी है। ठीक है, अब ट्रैवलिंग बैग की बारे में बात करें, ट्रैवलिंग बैग वर्क्स एज एन ट्रॉली। अगर मैं ट्रैवलिंग बैग को कंप्लीटली मूव करने की कोशिश करता हूँ लाइटर इन वेट बिना विदाउट एनी क्लोथ्स, इट इज इजी टू मूव। वही अगर मैं उसमें क्लोथ पुटअप कर देता हूँ ट्रॉली बैग में, हमारी ट्रैवलिंग बैग में, उसे ड्रैग करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसमें पर्टिकुलरली क्लोथ भर के उसका मास को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही मास इंक्रीज हो गया तो उसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, और इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमें जो फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यही हुआ कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। जितना कम मास रहेगा उतना कम उसको इनर्शिया अप्लाई हो, उसका उतना कम इनर्शिया होता है। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? ये पार्ट नॉर्मल सी सीधी सी बात है, सिंपल है। ओके चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब जो हमने इनर्शिया पढ़े, काइंड्स ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं कि इनर्शिया के टाइप क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंपेयर दिस पर्टिकुलर इनर्शिया विथ आवर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन्स का, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन और इन मोशन कंडीशन until and unless you apply some external force on it। चीजें क्लियर है? यही हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में। अब हम दो टाइप की इनर्शिया देखते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इनर्शिया, इनर्शिया एट रेस्ट, और सेकंड है इनर्शिया एट मोशन। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर इनर्शिया के बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं इनर्शिया एट रेस्ट के। रेस्ट का इनर्शिया क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टेड ऑन इट। यही होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम पढ़ते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स को हम गो थ्रू करते हैं, समझते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जांपल बात करेंगे इनर्शिया एट रेस्ट के बारे में। इनर्शिया एट रेस्ट का कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे बस विद अ पैसेंजर। बस विद अ पैसेंजर। ठीक है, बस अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे, एक बस है, बस यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, बस में आप चढ़ गए या फिर कोई एक पर्टिकुलर पैसेंजर है, अब आप रेस्ट कंडीशन में, बस कैसा है रेस्ट कंडीशन में, पैसेंजर कैसा है रेस्ट कंडीशन में। अब जैसे ही बस एक्सेलरेट करेगी, जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेट को पेडल करेगा, एक्सेलरेट करेगी, पर उस वक्त एट दैट मोमेंट हमारी बॉडी कैसी थी, हमारी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क करती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जर्क कैसी करती है और रीजन जर्क बिहाइंड डायरेक्शन में क्यों करती है, अब इसे समझते हैं। अब क्या हो रहा है, ये हमारी व्हीकल है, मतलब हमारी बस है, यहाँ पे एक पैसेंजर खड़ा है। अब बस क्या कर रही है, रेस्ट में है, पैसेंजर रेस्ट में है। बस जैसे ही मूव करने की कोशिश करेगी तो लोअर पार्ट ऑफ दैट पैसेंजर, दैट आर लेग्स, आर कनेक्टेड विद या फिर आर कॉन्टैक्ट और विद द सरफेस ऑफ बस। अब जैसे ही बस मूव करेगी तो बस का सरफेस भी मूव करेगा, बस का सरफेस मूव करेगा तो जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट है एक पैसेंजर और बस के बीच में, वो क्या करेगा, वो भी मूव करने की कोशिश करेगा। अब जैसे मूव करेगा, पर जो अपर बॉडी होती है पैसेंजर की, अपर बॉडी कैसी है रेस्ट कंडीशन में, लोअर बॉडी टेंड्स टू मूवमेंट में, टेंड्स टू मूव हो रही है। इसकी वजह से जो बॉडी में जर्क होता है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब आगे की बॉडी, जो लोअर बॉडी वो आगे मूव करने की कोशिश करती है और जो अपर बॉडी वो वही रह जाती है। तो हमेशा आपको जर्क कैसे मिलेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए ये अगर ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये इसका लोअर पार्ट, ये इसका अपर पार्ट, लोअर पार्ट आगे मूव करेगा तो जो पर्टिकुलर अपर पार्ट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
इसके हमें क्या मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क मिलेगा। चीजें क्लियर है? ओके। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हैंगिंग कारपेट विद डस्ट पार्टिकल। सेकंड एग्जांपल क्या है, कारपेट विथ डस्ट पार्टिकल्स इन इट, डस्ट पार्टिकल्स इन इट। चीजें क्लियर है? डस्ट पार्टिकल्स के साथ आपको पर्टिकुलरली इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्लॉथ है मेरे पास, ठीक है, एग्जांपल है। अब ये हमारा डस्ट कारपेट है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स लगे, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टिक से इसे बैंग करेंगे। जैसे ही इसे बैंग करते हैं, अब क्या होता है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कैसा था, इनर्शिया रेस्ट कंडीशन, कारपेट पहले रेस्ट कंडीशन में। जैसे हम बैंग करते हैं तो हम कारपेट को मोशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसका इनर्शिया को हम चेंज कर देते हैं, दैट इज फ्रॉम रेस्ट कंडीशन टू मोशन कंडीशन। अब कारपेट को तो हमने मोशन कंडीशन में डाल दिया, पर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो तो रेस्ट कंडीशन में ही रह गए, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया एट रेस्ट अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और एक्सटर्नल फोर्स हमने डस्ट पार्टिकल पे नहीं लगाया था, हमने कारपेट पे लगाया। तो जैसे ही कारपेट मूव किया, डस्ट पार्टिकल्स वही स्टिल रह गए, और डस्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कारपेट। ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एक अच्छे एग्जाम्पल की, ठीक है। हमने एक ग्लास लिया, ये हमारा एक ग्लास है, इस पे हमने कार्ड रख दिया, ठीक है, एक कार्ड है, ग्लास पे कार्ड रखा हुआ है और इस पे कॉइन रखा है, इस पे हमने कॉइन रख दिया। अब इस केस में मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर कार्ड को इस तरीके से हिट किया। जैसे मैंने हिट किया, अब फिर से इनर्शिया के बारे में बात होती है। इनर्शिया कार्ड का इनर्शिया कैसा है, रेस्ट में, कॉइन का इनर्शिया रेस्ट में। अब जैसे ही मैंने इसे हिट कर दिया तो क्या करेगा, कार्ड आगे मूव कर जाएगा ड्यू टू मोशन प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। पर हमने कॉइन पे फोर्स लगाया क्या, नहीं, तो कॉइन विल बी एज इट इज, और ये कार्ड आगे मूव कर जाएगा और कॉइन यहीं पे रह के इसमें डिप कर जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निंजा टेक्निक, ठीक है। ये कोई निंजा टेक्निक नहीं है, ये एक्चुअली प्योर साइंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। साइंस क्या कह रहा है कि पर्टिकुलरली इनर्शिया एट रेस्ट पे है, ये भी इनर्शिया एट रेस्ट पे है। आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, कार्डबोर्ड पे अप्लाई किया, कॉइन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो कार्डबोर्ड क्या करेगा, कार्डबोर्ड मूव कर जाएगा आगे, और कॉइन पे फोर्स नहीं लगा है, मतलब उसका इनर्शिया अभी भी रेस्ट पे, तो वही रुका रहेगा और ये आगे चले जाएगा, ठीक है, और कॉइन ग्लास में डिप कर जाएगा, ठीक है। ये प्योरली इनर्शिया के साइंस पे बेस्ड है, ये कोई भी टाइप ऑफ निंजा टेक्निक्स नहीं है। चीजें क्लियर है? ओके, समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर से ओके, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। ओके, शेकिंग ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, शेकिंग ऑफ ब्रांचेस है कि पर्टिकुलर ब्रांच को लेके बहुत ज़्यादा शेक कर दो, तो जो फ्रूट्स या फिर पर्टिकुलर फ्रूट्स जो लगे होते हैं पेड़ पे वो शेक होते हैं, इनर्शिया उनका चेंज होता है, सडनली रेस्ट टू पर्टिकुलरली मोशन में, और वो नीचे गिर जाते हैं। तो यही होता है पर्टिकुलरली इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स। चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। इनर्शिया एट रेस्ट हो गया है भाई, इनर्शिया एट मोशन के बारे में बात करते हैं सर, चलो कर लेते पट से। इनर्शिया एट मोशन के बारे में बात करते हैं। इनर्शिया एट मोशन क्या कहता है, इनर्शिया एट मोशन ये कहता है बाय पर्टिकुलर एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन विल रिमेन एट मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ओके, ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल बताएं। एक साइकिलिस्ट, ठीक है, साइकिलिस्ट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, साइकिलिस्ट के बारे में बात करते हैं। साइकिलिस्ट का क्या एग्जांपल है सर, एक पर्टिकुलर साइकिलिस्ट है जो अपने बाइसिकल को पैडल करके एक रेस्ट कंडीशन में था, पैडल करके मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसको मोशन में ला दिया। अब जैसे ही मोशन में लाता है, अब थोड़ी देर बाद वो पैडलिंग करना बंद करता है, फिर भी व्हीकल मूव कर रहा है, फिर भी जो बाइसिकल है वो मूव करती जा रही है। रीजन क्या है, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया पर उसको अपोजिशन को रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, आपने सपोर्टिव फोर्स अप्लाई किया, मतलब पैडल का एक सपोर्टिव फोर्स है जो मोशन को प्रोवाइड कर रहा है, पर आपने उसको रोकने के लिए कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई किया क्या, नहीं। तो जब तक अपोजिट फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बाइसिकल कंप्लीटली मूव करते जाएगी। पर यहाँ पे एक चीज है, कुछ देर बाद थोड़ी देर बाद हमारा पर्टिकुलरली बाइसिकल रुक जाता है, बाइसिकल या कोई भी व्हीकल रुक जाता है विदाउट एनी ब्रेक्स ऑल्सो, बक लगता है, पर तो रीजन क्या होता है, यहाँ पे रीजन आता है फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा था, अपोजिट इन डायरेक्शन था, कल हमने पढ़े थे, अपोजिट इन डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो क्या करेगा, ये पार्टिकुलर जो स्पीड ऑफ व्हीकल है, स्पीड ऑफ व्हीकल को रिड्यूस कर देगा, स्पीड ऑफ व्हीकल
और रिड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या होगा, रिड्यूस होने के बाद व्हीकल क्या हो जाएगा, व्हीकल स्टॉप कंडीशन में हो जाएगा, स्टॉप मतलब रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक मोशन इनर्शिया को हमने रेस्ट इनर्शिया में कन्वर्ट कर दिया बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, और हमारे केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, हमारे केस में एक एक्सटर्नल फोर्स है। चीजें क्लियर है? तो ये होता है साइक्लिस्ट का एग्जांपल। सेम विथ आपने मोटो जीपी और F1 रेस देखा होगा, मोटो जीपी एंड F1 रेस के बारे में आपने सुना होगा। क्या पर्टिकुलरली इनके जो ट्रैक्स होते हैं, इनके ट्रैक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, उतना कम फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होता है, मोर द रफ सरफेस मोर विल बी द फ्रिक्शन। ठीक है, जितना स्मूथ आप सरफेस रखोगे उतना कम फ्रिक्शन होता है। कम फ्रिक्शन होगा तो जितना भी पर्टिकुलर पावर एक इंजन लगा रहा है, दैट इज मोटर जीपी और F1 रेस में पर्टिकुलर जीतने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है, वो सभी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। बिकॉज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चीजें क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से हम फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं बाय, फ्रिक्शन फोर्स को हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक आइडियल कंडीशन होती है कि फ्रिक्शन फोर्स एक जीरो है, हम कंसीडर कर सकते हैं, पर वो एक आइडियल कंडीशन होती है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा विद इन दिस आर अर्थ। चीजें क्लियर है? ओके, और एक एग्जांपल ले ले। ओके, एक रनर है, पर्टिकुलर एक रनर क्या करता है, रनर एक लॉन्ग जंप पर, ठीक है, लॉन्ग जंप के पहले एक जो पर्टिकुलर एथलीट होता है वो क्या कहता है, वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से दौड़ के आता है ना। रीजन क्या होता है, वो अपने रेस्ट कंडीशन बॉडी को मोशन में डालता है, मतलब वो अपने आप बॉडी को पहले इनर्शिया देता है, एक मोशन वाला इनर्शिया, फिर वो जाके पर्टिकुलरली जंप करता है। चीजें क्लियर है? मतलब ये जंप करने से क्या होगा, जंप करने से ये चीजें होगी कि भाई पर्टिकुलरली वो बहुत दूर तक जाके जंप कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉडी को इनर्शिया दे दिया। तो जितने तेजी से या फिर जितने स्ट्रेटेजिकली वो मूव करेगा, जितने स्ट्रेटेजिकली जंप करने से पहले रन करेगा, उतना दूर वो जाके जंप कर पाएगा। तो एथलीट जब अप्लाई करते तो वहां पे भी फिजिक्स अप्लाई होती है। राइट फ्रॉम द प्लेइंग फ्रॉम कार्ड्स, बस, डेली ऑब्जेक्ट्स टू एन एथलीट व्हेन ओलंपिक टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट, सब जगह फिजिक्स अप्लाई होता है। तो फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डे टू डे लाइफ में फिजिक्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता। ओके, अब बॉल थ्रोन, पर्टिकुलरली आपने क्रिकेट देखा होगा, सभी देखते हैं क्रिकेट के, सब बहुत बड़े अच्छे फैन है। क्रिकेट में सिखाया जाता है कि जब भी हम कैच करते हैं तो पर्टिकुलर जब बॉल आती है तो कैच ऐसा ना करें, कैच को आप हाथों को ड्रैग करें। रीजन क्या है, कभी भी जब भी पर्टिकुलरली मोशन या फिर हम कह सकते हैं इनर्शिया चेंज होता है तो वहां पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। मतलब रेस्ट से अगर आप मोशन में जाते हो तो भी इम्पैक्ट होता है। आपने बस में देखा है कि जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, या फिर मोशन से डायरेक्ट रेस्ट में होता है, मोशन से डायरेक्ट रेस्ट में आता है तो वहां पे भी कोलिजन होता है। यहाँ पे देखा होगा कि पर्टिकुलर दो व्हीकल्स कोलिड होते हैं, तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को रोकने के लिए ये जो बहुत ज्यादा डैमेजिंग पार्ट्स होते हैं, रेस्ट टू मोशन डायरेक्टली चेंज या फिर मोशन टू रेस्ट डायरेक्टली चेंज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो ऐसे वक्त ये कोलिजन या फिर ये डैमेज को अवॉइड करने के लिए जो पर्टिकुलर ट्रेन किया जाता है प्लेयर्स को, वो यही किया जाता है कि जब कैच आता है तो ड्रैग योर हैंड विद द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, सो दैट क्या होगा, जो पर्टिकुलर इनर्शिया इन मोशन ऑफ बॉल का जो आ रहा है, जैसे आपके हाथ पे इम्पैक्ट करेगा तो आप उसे ड्रैग करोगे तो आप उस पर्टिकुलर उसका इनर्शिया को चेंज होने के लिए फ्रॉम मोशन टू रेस्ट आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट उसका इनर्शिया धीरे धीरे चेंज होगा। सडनली चेंज नहीं करो, क्योंकि सडनली चेंज होने पे क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है और ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग भी हो सकती है। चीजें क्लियर है? ये थे हमारे पर्टिकुलरली कंसेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ को लेके, वाज एक्सपीरियंस बाय गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने मास एंड इनर्शिया के बारे में देख लिया। मास क्या होता है, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन अ बॉडी को हम मास कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, इसके प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि अगर मास बढ़ जाता है तो इनर्शिया बढ़ता है, मास कम होता है तो इनर्शिया कम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इनर्शिया के कुछ काइंड देखे, दैट इज इनर्शिया एट रेस्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स कैसे है, इनर्शिया एट मोशन क्या होता है, उसके एग्जांपल कैसे है, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमें जानना, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि पर्टिकुलर इसका डेफिनेशंस वगैरह आप बना लें अच्छे तरीके से, ठीक है, इसके कंसेप्ट्स को गो थ्रू करें, बिकॉज आगे जाके हमें न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना है, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, एक नया टर्मोलॉजी आएगा मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई में भी एक मोमेंटम इंपॉर्टेंट होती है ना, ऐसा होता है कि जैसे पर्टिकुलर पढ़ने बैठते थे हम पहले सेकंड से कंसंट्रेशन 100% होता नहीं,
हमें थोड़ा वक्त लगता है, तो उसी को मोमेंटम कहते हैं। वैसे ही फिजिक्स में मोमेंट, ये जो वर्ड आई है फिजिक्स से ही आया, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो हम मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। चीजें क्लियर है? ओके, चलो थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे।